ऐसा नहीं था कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं उसको अपनी गिरफ्त में लेकर ज़ेर कर सकता था। मैं उसे ऐसा मज़ा चखा था कि जहन्नुम वासिल होने के बाद भी मुझे याद रखता। मगर मैं खुद को संभालने की कोशिश करता तो वो ठोकर मार देता और नतीजतन मेरी हालत गैर हो जाती। यूं लगता था कि आज वो अपना सारा गुस्सा मुझे ठोकरें मार मार कर ही उतारेगा। जब मैं निढाल हो गया तो तब उसने मेरी जान बख्शी और पीछे हटकर मुझे शोला बार नज़रों से घूरने लगा। मैंने पहली बार देखा था कि दरवाजे के पास ही वो लड़की भी खड़ी थी जिसे मैंने राधा समझा था। जब वो मुझे ठोकरें मार रहा था तो मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी कंधे पर बेहोश जैक को लिए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरे मुंह से सांस खारिज हो गई। उसने जैक को फर्श पर डाला और औरत के करीब ही जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो भी मुझे खूनखार नज़रों से देख रहा था। ठोकरें लगने के बायस मुझे अपनी पसलियों में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। पहले की निस्बत अब तकलीफ़ में इजाफा हो गया था, लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। मैं आखिरी दम तक लड़ना चाहता था। ना जाने उस लम्हे मेरी दुर्गत बनाने वालों के दिल में क्या समाई कि वो गुस्से से फुंकारता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक बार फिर मेरी पसलियों में ठोकर रसीद करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार मैंने उसे कामयाब ना होने दिया। मैंने तकलीफ़ की परवाह ना करते हुए उसका पैर पकड़ लिया और इस शिद्दत से मरोड़ दिया कि उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। फिर जब तक वो संभलता मैंने ज़ोर से उसे धक्का दे दिया। पहले तो वो लड़खड़ाया, फिर वो लड़खड़ाते हुए पीछे खड़े आदमी और लड़की पर जा गिरा। तीनों ही अकब में दीवार से टकरा गए, लेकिन गिरे नहीं। वो मुझे गलीज़ गालियों से नवाजता हुआ आज खुद गिरफ्तगी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन साथ खड़ी लड़की ने जल्दी से उसके सामने आकर उसे रोक लिया। रुक जाओ राजेश, अब बस कर दो। उसका नाम राजेश था। वो बिफरा हुआ सांड दिखाई दे रहा था, जैसे अपने शिकार को चीरने फाड़ने के लिए बेचैन हो। मुझे मत रोको ज्योति, कहने के साथ ही उसने दोबारा मेरी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन ज्योति ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तुम्हें याद नहीं कि दीपक ने क्या कहा था? ज्योति नामी उस लड़की ने शायद उसे कुछ याद दिलाने की खातिर कहा था। उसके लहजे में तलखी थी। तुम उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुमने अपनी भड़ास निकाल ली है। इसे अब इसके हाल पर छोड़ दो। बाकी दीपक बाबू खुद ही आकर इससे निपटेगा। राजेश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मूर्ख, अगर मुझे ये ना रोकती तो मैं आज तुझे नरक में पहुंचा देता। प्रणाम कर इसे जिसने तेरी ज़िंदगी बचा ली। ज़िंदगी इसने नहीं, मेरे अल्लाह ने बचाई है, और मेरी ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, नरक में कौन जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नरक में पहुँचाऊँगा। मेरी बात ने जलती पर तेल का काम किया। उसकी आंखों में खून उतर आया था और मुंह से भेड़िए की सी गुराहट निकली थी। अगले ही पल राजेश बिफरे हुए बैल की तरह मेरी तरफ बढ़ा। ज्योति ने उसे रोकने की हत्युल मकदूर कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ ना आया। राजेश का इरादा मेरे पेट में ठोकर मारने का था, लेकिन मैं अब काफ़ी हद तक संभल चुका था। उस वक्त ज़िंदगी और मौत का मसला था। अगर मैं अपने दिफा में कुछ न करता तो उसने मुझे मौत के घाट उतार देना था। शायद उसके पास हथियार नहीं था, या अगर था तो उसे इस्तेमाल नहीं करना याद नहीं था। बाहर कैफ मैं अब उसकी ठोकरें खाने के मूड में नहीं था। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने खौफ को अपने दिमाग से झटकते हुए इंतहाई तेज़ी से उठते हुए उस पर छलांग लगा दी। शायद राजेश को मेरी तरफ से रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, इसलिए इस बार वो वाकई मार खा गया था। मैंने छलांग लगाते साथ ही उसकी नाक पर मुक्का रसीद किया। अगले ही पल हम दोनों ही फर्श पर गिरे। राजेश के मुंह से निकलने वाली चीख से एक बार फिर तहखाने के दरो दीवार गूंज उठे। उसकी नाक से खून निकल आया था। वो हाथ की पुश्त से नाक से बहने वाला खून साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा कदरे खौफनाक हो गया था। आ जाओ राजेश, मैंने उसे इश्ताल दिलाने वाले अंदाज में कहा। देखते हैं कौन किसके हाथों नरक पहुंचता है। मेरी बात सुनकर राजेश वाकई इश्ताल में आ गया। वो बिफरे हुए बैल की तरह मेरी तरफ दोबारा बढ़ा कि उसी वक्त ज्योति दोबारा हरकत में आई। उसने राजेश को बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुश्तइल होकर पागल हो रहा था। अपने हवास पर काबू रखो राजेश, ज्योति ने उसे समझाने की कोशिश की। इसे तुमने नहीं, दीपक बाबू ने नरक में पहुंचाना है। अगर इसे हम में से किसी ने नरक में पहुंचाना होता तो फिर जब ये कोठी के अंदर दाखिल हुआ था, मैं इसे अपने हाथों से गोलियां मार सकती थी। राजेश अपने गुस्से पर जब्त करते हुए मुझे गुस्से से देख रहा था, जबकि मैं तंजिया अंदाज में उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी ज्योति अपने करीब खड़े आदमी से मुखातिब हुई, मुझे अपना रिवॉल्वर दो। उस आदमी ने फ़ौरन ही अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर ज्योति के हवाले कर दिया। ज्योति रिवॉल्वर को चंद लम्हे पुरगौर नज़रों से देखती रही, फिर मुझसे मुखातिब हुई, मिस्टर,
अगर तुम मज़ीद पिटने से बचना चाहते हो तो शराफत से बता दो कि रामू कहाँ है। अगर तुम ये समझती हो कि रिवॉल्वर के ज़ोर पर मुझसे उगलवा लोगी तो कोशिश करके देख लो, मैंने स्पाट लहजे में कहा। ज्योति के चेहरे पर एक तासुर आकर गुजर गया, लेकिन मैंने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगा लिया कि वो खासी मक्कार लड़की है। उसका दीपक बाबू से क्या ताल्लुक़ था मुझे मुतलिक सरोकार नहीं था। इससे पहले कि वो कोई बात करती, तहखाने में जैक की कराह गूंजी। मैंने उसकी जानिब देखा तो वो होश में आ रहा था। फिर चंद लम्हों के बाद ही वो होश में आया और उठकर बैठ गया। उसने जब गर्दन घुमाकर राजेश और उसके साथियों की तरफ देखा तो उसने होंठ भींच लिए। दफातन मैंने ज्योति की आंखों में चमक लहराती हुई देखी। उसने रिवॉल्वर का रुख जैक की तरफ करते हुए मुझसे कहा, रामू के बारे में बताते हो या मैं तुम्हारे साथी को गोली मार दूं? बोलो। मेरे जहन में जो खदशात पैदा हुए थे वो सच साबित हुए। जब मैंने ज्योति की आंखों में जैक को देखकर चमक लहराती हुई देखी थी तो मुझे यही खदशा लाहक हुआ था कि ज्योति जैक को यरगमाल बनाकर रामू के बारे में पूछेगी। मैं परेशान हो गया था। मैंने जैक की तरफ देखा तो उसका चेहरा सपाट था। तभी ज्योति ने रिवॉल्वर का रुख जैक की तरफ करके मुझसे कहा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, रामू के बारे में बता दो वरना मैं तुम्हारे इस साथी को मार डालूंगी। जैक की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी और मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार था। दिमाग में च्यूंटियों ने रेंगना शुरू कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मौके पर क्या करूं। मैं अपनी वजह से जैक की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता था। मैंने सरसराती आवाज़ में ज्योति से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि रामू मेरी कस्टडी में है? रामू ने ही हमें इत्तला दी थी कि तुमने उसे अगवा करके किसी नामालूम जगह पर तय खाने में कैद कर दिया है। ज्योति ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, तुमने उससे राजेश के ठिकाने का पूछा था तो उसने तुम्हें वरगला दिया। राजेश की कोई विधवा बहन नहीं। हमने तुम्हें फांसने के लिए जाल बिछा दिया और तुम बड़ी आसानी से हमारे जाल में फंस गए। ज्योति की बात सुनकर मेरे दिमाग में धमाके शुरू हो गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने रामू के लिबास की तलाशी नहीं ली थी। उसके पास सेल फ़ोन था और उसने राजेश को मेरी प्लानिंग के बारे में आगाह कर दिया और यूं मैं बड़ी आसानी से फंस गया। साथ ही जैक भी मेरे साथ फंस गया। मेरे दिलो दिमाग में रामू के ख़िलाफ़ नफ़रत की लहर दौड़ गई। आखिर उस हिंदू बनिए ने अपनी औकात दिखा ही दी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी बच गई तो मैं रामू को इबरतनाक सज़ा दूंगा। उसने पहले भी मुझे धोखा दिया था और दूसरी बार भी मुझे बुरी तरह फंसा दिया था। बताओ रामू कहाँ है? ज्योति की आवाज़ मेरी समाअत में पड़ी तो मैंने उसकी तरफ देखा। मॉरिस, दफातन जैक मुझसे मुखातिब हुआ, इसे रामू के मुतालिक कुछ भी मत बताना, चाहे ये मेरी जान भी ले लें। लेकिन मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया था और उससे आगे बोल ना सका। बताओ, दफातन ज्योति गुर्राई। ज्योति तुम पीछे हट जाओ, ये लातों के भूत आसानी से नहीं मानते। मैं जब इसकी हड्डियां तोड़ूंगा तो ये रामू के बारे में बता देगा। उसी लम्हे राजेश ने भेड़िए की मानिंद गुर्राते हुए कहा। ज्योति ने राजेश को तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। तहखाने की फ़िज़ा गोली चलने की आवाज़ से गूंज उठी। साथ ही जैक भी चीख पड़ा। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और वो एक टांग पर नाच कर रह गया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज्योति अपने कहे पर अमल भी कर गुजरेगी। मेरा ख्याल था कि वो सिर्फ धमकी देकर मुझसे रामू के बारे में उगलवाने की कोशिश करेगी। मैं जैक की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि ज्योति रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके चीखी, रुक जाओ वरना तुम्हारा पैर भी नाकारा कर दूंगी। मैं होंठ भींचकर और खूनखार नज़रों से उसे देखता हुआ रुक गया। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं उस लड़की की गर्दन ही तोड़ देता। जैक की पिंडली से खून निकल आया था और उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात उभर आए। राजेश तो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो मेरा खून पीना चाहता हो। उसकी ठोकरों से लगने वाली टीसों की बदौलत मेरी पसलियों में तकलीफ़ थी, ताहम मैं उस तकलीफ़ पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था और सोच लिया था कि अगर मुझे मौका मिल गया तो राजेश को सूद समेत वापस कर दूंगा। कमीनी, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। दफातन जैक गुस्से से चीखता हुआ ज्योति की तरफ बढ़ा। ऐन उसी लम्हे राजेश ने आगे बढ़कर उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल दीवार से टकरा कर फर्श पर ढेर हो गया। आखिरी बार पूछ रही हूँ, रामू के बारे में बता दो, ज्योति सफाकी से बोली, वरना इस बार तुम्हारे साथी को ज़िंदगी की कैद से आज़ाद करने में एक लम्हा भी देर नहीं लगाऊंगी। तुमने जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। मैंने जैक की तरफ उंगली करते हुए कहा, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, इसलिए इसे कुछ मत कहो। तभी राजेश के सेल फ़ोन की घंटी बजी तो उसने गुस्सीली नज़रों से मुझे देखते हुए पतलून की जेब से सेल फ़ोन निकाला और एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखने के बाद कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद वो बोला, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसने सेल फ़ोन जेब में रखा तो ज्योति मुस्तफसिर हुई, किसकी कॉल थी?
दीपक बाबू आ गए हैं और वो हमें बुला रहे हैं, राजेश ने जवाबन कहा तो ज्योति ने गर्दन हिला दी। ज्योति ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे तो रामू के बारे में नहीं बताया, लेकिन याद रखो दीपक बाबू के सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। मैंने कोई जवाब न दिया। ज्योति ने दरवाजे के पास खड़े आदमी से कहा, अजय, दरवाजे को ताला लगा कर आ जाओ। ठीक है मैडम, अजय नामी उस आदमी ने सादतमंदी से कहा। फिर ज्योति और राजेश तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। उनके जाने के बाद अजय भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और वो दरवाज़ा बंद करने ही लगा था कि मैंने बर की सूरत से आगे बढ़कर दरवाज़ा पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद दरवाज़ा बंद होते होते रह गया था और मेरा हाथ की ऊपर वाली जिल्द छिल गई थी। अजय ने दरवाज़ा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने दोनों हाथों से दरवाजे का किनारा मजबूती के साथ पकड़ते हुए उसके पेट में लात मार दी। उसके मुंह से कराह निकली और उसने दरवाज़ा छोड़कर अपना पेट पकड़ लिया। मुझे खदशा हुआ कि कहीं उसके कराने की आवाज़ राजेश और ज्योति की समाअतों तक ना पहुंच गई हो, वरना यहाँ से निकलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने बाद अज़ां अंजाम की परवाह किए बगैर अजय को गर्दन से दबोच कर इंतहाई सूरत के साथ तहखाने की एक दीवार से उसका सर टकरा दिया। उसका सर तो पाश पाश नहीं हुआ, लेकिन फट ज़रूर गया और खून की धार मेरे लिबास पर भी पड़ी। उसके मुंह से चीख निकली थी जिससे तहखाने की फ़िज़ा गूंज उठी थी। मैंने अजय को फ़र्श पर फेंका तो उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसका चेहरा तकलीफ़ की वजह से बिगड़ गया था। मैंने उसके लिबास की तलाशी ली तो एक जेब में से एक और रिवॉल्वर मिल गया। मैं रिवॉल्वर थाम कर जैक की तरफ बढ़ा, जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पिंडली से अभी तक खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से जेब से एक रुमाल निकाला और जैक की पिंडली पर बांध दिया ताकि उसका खून ज़ाया ना हो। जैक, जैक, तुम ठीक तो हो? मैंने जैक का चेहरा थपथपाते हुए कहा तो उसने आंखें खोल दी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, जैक ने अजियत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, मैंने उसे तसल्ली दी। तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं पहले राजेश, ज्योति और दीपक बाबू से निपट लूँ, फिर मैं तुम्हें निकाल कर ले जाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जवाबन जैक ने अस्पात में सर हिला दिया। मैं उठा और दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद अजय की वापसी के लिए दरवाज़ा खुला था। मैं तहखाने से निकलकर जैसे छोटे से स्टोर नुमा कमरे में पहुंचा तो उसी वक्त दरवाज़ा खुला और राजेश अंदर दाखिल हुआ। मुझ पर नज़र पड़ते ही राजेश ना सिर्फ हैरान रह गया, बल्कि उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। अगरचे मेरी हालत अच्छी नहीं थी, मेरी पसलियों और पेट में शदीद दर्द था, लेकिन मैंने रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ से हाथ पैर मारे बगैर नहीं निकला जा सकता था। इससे कबल के राजेश रिवॉल्वर निकाल पाता, मैंने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली राजेश के पेट में लगी और वो चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन बहालत मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना वो मुझे जान से मार देता या ज़ख्मी कर देता। दोनों सूरतों में मेरा ही नुकसान था। राजेश, राजेश, दफातन मुझे ज्योति की आवाज़ सुनाई दी। शायद राजेश की चीख उसने सुन ली थी। साथ ही कदमों की आवाज़ें भी उभरने लगीं। आवाज़ों से यही महसूस हुआ कि आने वाला एक नहीं बल्कि दो हैं। ज्योति के साथ यकीनन दीपक बाबू भी था। मेरे पास सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। रामू ने मेरे साथ दरोग गोई से काम लिया था। काश मैं उसकी तलाशी ले लेता तो शायद मैं और जैक यूं अबतला में मुब्तला ना होते। बाहर कैफ जो होना था वो हो चुका था। अब दीपक बाबू और ज्योति पर काबू पाना था, फिर उनके ज़रिए ही मुझे रतन कुमार तक रसाई मिल सकती थी। मैंने खुले दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मुझे ज्योति और दीपक आते हुए दिखाई दिए। ज्योति के हाथ में रिवॉल्वर था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो ज्योति ने बर की सूरत से रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। मैंने चूंकि ज्योति को ट्रिगर दबाते हुए देख लिया था, इसलिए उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही मैं अंदर हो गया था और गोली मेरे सर के बालों को छूती हुई गुजर गई। मैं चंद लम्हे रुका और फिर बाहर निकलकर उन पर गोली चला दी, लेकिन वो राहदारी में मौजूद नहीं थे। शायद करीबी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए थे। यकीनन उन्हें अंदाज़ा था कि मैंने अजय और राजेश दोनों पर काबू पा लिया है। हमारे लिए यहाँ से निकलना बेहद ज़रूरी था, वरना दीपक अपने मज़ीद आदमी बुला सकता था। दफातन मुझे अपने अकब में आहट महसूस हुई तो मैं बर की सूरत के साथ मुड़ा। वो जैक था जो तहखाने से निकलकर लंगड़ाता हुआ आ रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जैक, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मैंने जैक को सहारा देते हुए कहा। मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो परेशान हो गया था, जैक ने जवाबन कहा। इसलिए मैं तहखाने से निकल आया। हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। दीपक बाबू और ज्योति दूसरे कमरे में छुपे हुए हैं, किसी भी वक्त उनके साथी यहाँ आ सकते हैं। जैक की नज़र राजेश पर पड़ी तो उसने इस्तफसार किया, क्या यह मर चुका है? हाँ, मैंने सर हिलाया। फिर मैं उसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाल लाया। दीपक बाबू और ज्योति अभी तक कमरे में ही छुपे हुए थे, लेकिन मैं उनकी तरफ से गाफिल नहीं था।
मैं जानता था कि जैसे ही उन्हें मौका मिला तो वो मुझ पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो मुझे बाएं तरफ एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो शायद बाहर की तरफ खुलता था। मैं जैक को सहारा दिए उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी हम दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि दफातन हमारे अकब में दरवाज़ा खुल गया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो ज्योति और दीपक थे। ज्योति आगे थी और दीपक उसके पीछे खड़ा था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। सूरत हाल एक बार फिर मेरे खिलाफ हो गई थी। फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, ज्योति ने मेरे पैरों की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके ट्रिगर दबा दिया। मेरी खुशबख्ती थी कि गोली मेरे टखने में लगने के बजाय फर्श पर लगी थी और फर्श के ज़रात उड़कर हम पर पड़े थे। मैं ज्योति की चाल समझ गया था। वो मुझे ज़ख्मी करके फ़रार होने से रोकना चाहती थी, इसलिए उसने बराह रास्त मेरे सीने या पेट के बजाय पैरों पर गोली चलाई। कबल इसके कि वो दोबारा गोली चलाती, मैंने गोली चला दी, लेकिन वो दोनों ही तेज़ी से झुक गए और गोली का निशाना बनने से बच गए। अगले ही लम्हे दीपक तो शायद इस खौफ से दोबारा कमरे में घुस गया था कि मैंने दोबारा गोली चलाई तो मुमकिन है उसे लग जाए। अलबत्ता ज्योति दीवार के साथ लग गई थी। मैंने अकब में मौजूद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिली। दफातन ज्योति ने सामने होते ही दोबारा गोली चला दी। ऐन उसी लम्हे जैक मेरे सामने आ गया और गोली मुझे लगने के बजाय उसके पेट में लग गई और उसके हलक से दर्दनाक कराह निकल गई। ये तो बिल्कुल इस तरह हुआ था जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है। जैक ने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी और ख़ुद गोली का शिकार हो गया था। ज्योति ने दोबारा ट्रिगर दबाया तो इस बार ट्रिच ट्रिच की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि उसके रिवॉल्वर में गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। उसके पास नया मैगज़ीन बदलने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने रिवॉल्वर फ़र्श पर फेंका और दरवाज़ा खोलकर कमरे में चली गई। मैंने जैक को वहीं फ़र्श पर लिटाया और दौड़कर उस दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन ज्योति ने अंदर से लॉक लगा दिया था। मैं रिवॉल्वर का दस्ता दरवाजे पर मारते हुए चीखा, बाहर निकलो उल्लू की पट्टी, तुमने मेरे साथी पर गोली चलाई है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा और तुम बुज़दिल गीदड़ दीपक बाबू बाहर आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। औरतों की तरह कमरे में छुप गए हो। मैंने तुम्हें नरक में ना पहुंचाया तो मैं अपने बाप का नहीं। गुस्से की शिद्दत से मेरी हालत बुरी हो रही थी। जो मुंह में आया बोल रहा था। गुस्से में इंसान वाकई अपने हवास खो बैठता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। मैंने रिवॉल्वर के दस्ते से दरवाजे पर चंद बार ज़रबें लगाईं, लेकिन वो दोनों बाहर ना निकले। तब मैं मुड़कर जैक की तरफ बढ़ा, जो फर्श पर लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए मुस्तफसिर हुआ, जैक, जैक, तुम ठीक तो हो? जैक जवाब देने के बजाय लंबे लंबे सांस लेता रहा। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। उसके पेट से निकलने वाला खून फर्श को सुर्ख कर रहा था। खून देखकर मुझ पर जनून तारी हो गया। मैंने उसे झंझोड़ा, जैक, आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें हस्पताल लिए चलता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने हिज़यानी लहजे में कहा और रिवॉल्वर जेब में रखकर जैक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसके लब थरथरा रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल ना पा रहा हो। शायद मेरा वक्त हो चुका है और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। जब जैक बोला तो उसके मुंह से आवाज़ बामुश्किल निकल रही थी। उसकी बात से मुझे अपना कलेजा कटता हुआ महसूस हुआ। जैक, मुझे माफ़ कर देना मॉरिस, मैं ज़्यादा देर तुम्हारा साथ न दे सका। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। गॉड तुम्हारी हिफाजत करे। हार्वे साहब को कह देना कि वो मुझे माफ़ कर दें। कहने के साथ ही उसने ज़ोर से हिचकी ली और फिर उसकी गर्दन दाएं तरफ ढलक गई और बिला आखिर उसने दम तोड़ दिया। मुझे उसकी मौत पर बेहद अफसोस था, लेकिन शायद मशीयत ईज़दी यही थी। हमारा साथ मुख्तसर वक्त का था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं जैक की लाश अपने साथ ले जाता। दफातन मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं समझ गया कि दीपक ने अपने मज़ीद साथियों को वहाँ बुला लिया है। इसलिए अब मुझे जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कितनी तादाद में हैं। उनके पास यकीनन हथियार भी होंगे, इसलिए मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ पहुँच गया। दूसरी तरफ एक राहदारी थी जहाँ गमले रखे हुए थे। एक तरफ से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने लम्हा भर के लिए कुछ सोचा और फिर दौड़ लगा दी। राहदारी का इख्तिताम एक लॉन में हुआ था। लॉन के साथ बाहर जाने का गेट लगा हुआ था और ईंटों की बनी हुई चौड़ी रविश पोर्च तक जा रही थी, जहाँ एक कार खड़ी थी। गेट के साथ ही एक मरकरी बल्ब अपनी रोशनी बखेरे हुए था। मेरे अंदाजे के मुताबिक आधी रात का वक्त था। मैंने कुर्बो जवार का जायज़ा लिया, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई ना दिया। ये दीपक की कोठी नहीं थी, ये कोई और जगह थी। यकीनन हमें बेहोशी की हालत में इस कोठी में लाया गया था। गेट की तरफ से जाना ख़तरनाक था। हो सकता है वहाँ दीपक के साथी मौजूद हों, इसलिए मैंने दीवार का जायज़ा लिया। दीवार 10-12 फुट ऊंची थी और दीवार कूदना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने उछल कर दीवार पर हाथ जमाए
और फिर अपने जोरे बाजू पर ऊपर उठता चला गया। दीवार पर बैठते ही मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। गेट से थोड़े ही फासले पर एक कार खड़ी थी, लेकिन कार में कोई दिखाई न दिया। दफातन मुझे दौड़ने की आवाज़ों के साथ ही दीपक की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। मैं दौड़कर कार के करीब पहुंचा। दरवाज़ा अनलॉक था और खुशबख्ती से इग्निशन में चाबी भी मौजूद थी। शायद दीपक के साथ ही इतनी उजलत में आए थे कि उनमें से किसी ने चाबी निकालने की ज़रूरत ही महसूस ना की थी। मैंने कार में बैठते ही चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट हो गई। मैंने गियर लगाकर एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाया तो कार चिरचिराहट की आवाज़ के साथ ही तोप के गोले की तरह आगे बढ़ी। ऐन उसी लम्हे गेट खुला और चंद अफराद बाहर निकलकर कार के पीछे दौड़े। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कार पर गोलियां भी बरसाईं, लेकिन कार गोलियों की रेंज से बाहर निकल गई थी। मैंने बैक मिरर में देखा, मगर अंधेरे के बाइस वो वाजिया दिखाई ना दिए। मैं तेज़ रफ्तारी से कार आगे बढ़ाता चला गया। वो एक कॉलोनी की सड़क थी जिसके दाएं बाएं बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले बने हुए थे। रात के पहर सड़कें सुनसान और वीरान थी, इसलिए मैं इंतहाई तेज़ी से कार दौड़ाता जा रहा था। मुझे मालूम था कि दीपक बाबू और उसके साथी मेरे ताक़ुब में ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना था। मेन सड़क पर पहुंचते ही मैंने कार रोकी और इधर उधर देखकर सोचने लगा कि मुझे अब किस तरफ जाना चाहिए। दूर दूर तक रोशनियां फैली हुई थीं। फिर मैंने कार बाएं तरफ मोड़ी और आगे बढ़ा दी। मुझे रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन मैं कार भगाए जा रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे एक चौक दिखाई दिया, तो मैंने वहां पहुंचकर सड़क किनारे कार रोक दी और दाएं बाएं देखा। दूसरे ही लम्हे मैं चौंक पड़ा। मैं जिस चौक पर मौजूद था, इत्तफाक से एक सड़क मज़ाफ़ात में जाती थी, जहां हार्वे की इमारत थी और जहां मैं और जैक रह रहे थे। सबसे ज़रूरी इस कार से छुटकारा पाना था, लेकिन मसला ये था कि मैं रिहाइशगाह तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि वो इमारत जहां मैं मौजूद था इस चौक से काफ़ी दूर थी। कार ले जाना ख़तरे से खाली नहीं था। ट्रैकिंग के ज़रिए इसे ट्रेस किया जा सकता था और मैं नहीं चाहता था कि हार्वे की वो इमारत रतन कुमार या उसके साथियों की नज़र में आए। दीपक के जो आदमी मेरे ताक़ुब में थे, उन्हें भटकाने के लिए कार को किसी और जगह पहुंचाना ज़रूरी था। चुनाचे मैंने कुछ सोचकर कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूर जाने के बाद मैंने कार सड़क किनारे घने दरख्तों की ओट में रोकी और उतरकर तारीकी में चलता हुआ चौक की तरफ बढ़ा। सड़क के दाएं बाएं दुकानें थीं। किसी किसी दुकान की पेशानी पर मरकरी बल्ब जलकर कुर्बो जवार को रोशन कर रहा था। दफातन मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। मुझे दूर ही से किसी कार के हेडलैम्प्स दिखाई दिए। वो कार इसी तरफ ही आ रही थी जिधर मैं मौजूद था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये दीपक के साथी हैं, जो मेरी ही तलाश में हैं। मैं जल्दी से फुटपाथ के करीब एक दरख्त की ओट में हो गया कि मुबादा उनमें से किसी की नज़र मुझ पर न पड़ जाए, और फिर इस बात की तस्दीक हो गई। वो कार इसी दरख्त के करीब रुकी जहां मैंने कार खड़ी की थी। कार के दरवाजे खुले और 4 आदमी बाहर निकले। 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे, जबकि 2 निहत्थे थे। उनकी जेबों में यकीनन रिवॉल्वर होंगे। तलाश करो उस साले को, वो यहीं कहीं होगा। एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में अपने साथियों से कहा, हमें वो जिंदा चाहिए। उसके साथी इधर उधर फैल कर मुझे तलाश करने लगे। एक आदमी तो इसी तरफ आ रहा था जिधर मैं दरख्त की ओट में मौजूद था। मैं अगर दरख्त की ओट से निकलकर आगे बढ़ता तो उसकी नज़र में आ सकता था, इसलिए दम साधे उसके आने और आगे निकल जाने का इंतज़ार करने लगा। आने वाला इंतहाई चौकन्ने अंदाज में चलता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। शायद उसके दिल में क्या आई कि वो दरख्त के करीब पहुंचकर रुक गया और गायराना नज़रों से अगल बगल में देखने लगा। मैं दम साधे हुए था, लेकिन सोच लिया था कि अगर वो दरख्त के करीब आया तो मैं हर मुमकिन तौर पर उस पर काबू पाने की कोशिश करूँगा। मैं दरख्त के साथ टेक लगाए हुए था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वो बिल्ली की चाल चलता हुआ दरख्त की तरफ बढ़ा। मैं उस पर काबू पाने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। वो जैसे ही दरख्त के करीब पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उसके रिवॉल्वर पर झपटा मारा। लम्हा भर के बाद उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अगले ही लम्हे मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके चीखने से पहले ही मैंने उसके मुंह पर हाथ जमा दिया था। नतीजतन आवाज़ उसके मुंह में दबकर रह गई थी, लेकिन वो भी कम ताकतवर नहीं था। उसने पहले तो मेरा हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब ना हुआ तो उसने मेरी पसली में कोहनी मारी। कोहनी की ज़रब खासी ज़ोरदार थी, जिसने मुझे कराहने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही उसके मुंह से मेरा हाथ हट गया था। दूसरे ही पल उसने मुझे गर्दन से पकड़कर पहले घुमाया, फिर मेरा सर दरख्त के तने पर मार दिया। मेरा सर तो ना फटा, अलबत्ता दिमाग झुनझुना गया था और मेरी आंखों के सामने तारीकी सी फैलने लगी। कबल इसके कि वो दोबारा मुझ पर हमला करता, मैं लड़खड़ाकर दरख्त की ओट में गिर गया। गिरते साथ ही मैंने गर्दन उठाकर उस आदमी की तरफ देखा
वो झुककर गालिबन अपना रिवॉल्वर तलाश कर रहा था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने हिम्मत मुजतमा करके उसकी पुश्त पर लात रसीद कर दी। वो उछलकर मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। शायद उसका चेहरा किसी ठोस चीज़ से टकरा गया था, इसलिए उसके मुंह से दिलदोज़ चीख बरामद हुई, जो उसके साथियों को उसकी तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी थी। यकीनन उसके साथी उसकी तरफ मुतवज्जा हो भी चुके थे। ओहो, ये तो पांडे की आवाज़ है। दफातन एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। शायद वो मुश्किल में है। दूसरी आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ आ जाओ, वो राक्षस उधर ही है। ज़मीन पर गिरे आदमी ने चीख कर अपने साथियों से कहा। अगले ही पल दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैं भी ज़मीन पर हाथ रखे बौखलाता हुआ उठने लगा कि दफातन मेरे हाथ में पांडे का रिवॉल्वर आ गया। पांडे ज़मीन पर गिरा चीख चीख कर अपने साथियों को बुला रहा था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। जानता था कि अगर मैंने कुछ ना किया तो वो लोग मुझे भागने नहीं देंगे, पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। दूर से ही दो आदमी तेज़ी से दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे थे जिधर मैं और पांडे मौजूद थे। मैंने रिवॉल्वर का रुख आने वाले आदमियों की तरफ करके यके बाद दीगरे ट्रिगर दबा दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मेरा निशाना चूक गया और वो दोनों गोलियों का शिकार होने से बच गए। फिजा गोलियों की आवाज़ों से मुर्तश हुई थी। अगले ही पल वो दोनों दाएं बाएं जिसे जहां छुपने की जगह मिली छुप गए, लेकिन उन्होंने मुझ पर फायरिंग नहीं की थी। हालांकि मैंने एक आदमी के हाथ में रिवॉल्वर भी देखा था। पांडे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे उठने का मौका ही न दिया। मैंने उसकी पिंडली पर गोली मार दी। उसके मुंह से ना सिर्फ चीख निकली, बल्कि वो मेंढक की तरह फुदकने लगा। मैंने छुपे हुए आदमियों की तरफ देखा। एक झुके हुए अंदाज में बाहर निकल रहा था कि मैंने निशाना ताक कर गोली चला दी, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। वो कूड़ेदान के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए वो तेज़ी से पीछे हट गया और गोली ने कूड़ेदान में सुराख कर दिया। उसी लम्हे मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई और मुझे अपने अकब में आहट महसूस हुई। मेरे अकब में उनका चौथा साथी था, जिसने आते साथ ही मुझ पर छलांग लगा दी थी। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसके हाथों मार खा जाऊंगा और वो मुझे गिरफ्त में ले लेगा, लेकिन मैंने तेज़ी से पीछे हटते ही उसके पेट में घूंसा रसीद किया। उसके मुंह से दर्दनाक कराह निकली और वो रुकू के बल झुक गया। मैंने रिवॉल्वर का दस्ता उसके सर पर रसीद कर दिया तो वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और फिर उठ ना सका। मेरा सांस भी उखड़ चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी पीछे हटने लगा। मैं जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। फुटपाथ पर पहुँचते ही मैंने दौड़ लगा दी। मुझसे गलती ये हुई थी कि जिधर मैंने कार छोड़ दी थी उसी तरफ जाता तो मुझे कार भी मिल जाती और मैं आसानी से उस इलाके से निकल जाता, लेकिन अब दूर दूर तक कोई भी सवारी दिखाई न दी। मैं हाँपता काँपता भागता रहा। मैं जितना तेज़ भाग सकता था भागने की कोशिश कर रहा था। राजेश की मारी ठोकरों की वजह से अभी तक मेरे वजूद में टीसें उठ रही थीं। मुसलसल भागने की वजह से टांगें शल हो रही थीं। दिल चाह रहा था कि कहीं बैठकर सुस्ता लूं, लेकिन मैं अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सका। कुछ ही दूर जाने के बाद मेरी रफ्तार में कमी आना शुरू हो गई और बाद अज़ां ये हालत हो गई कि मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचकर मैं एक गली के सामने रुक गया और धूंकनी की मानिंद चलते हुए तनफ़ुस को इत्तदाल पर लाने की कोशिश करने लगा। गली में ताहद्दे निगाह वीरानी ही वीरानी थी। दफातन मुझे दो आदमी दिखाई दिए जो दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे थे जिधर मैं मौजूद था। ये पांडे के साथी थे। मैं कुछ सोचकर गली में दाखिल हो गया। अपने पीछे आने वालों को गलियों में ही उलझाने का मेरा इरादा था। गलियां ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट चौड़ी थीं। कहीं अंधेरा था तो कहीं ऊँगते बल्ब की रोशनी। मैं मुख्तलिफ गलियों में घूमता फिरता रहा और बिला आखिर एक और मेन सड़क पर पहुंच गया। मेन सड़क के बाएं तरफ एक होटल था। अगरचे वहाँ लोगों का रश नहीं था, लेकिन मुझे चंद लोग दिखाई दिए। होटल से 10 गज के फासले पर एक टैक्सी भी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी आंखों में चमक उभर आई। होटल के आसपास और कोई दुकान खुली हुई दिखाई न दी। जब मेरा सांस एतदाल पर आ गया तो मैं होटल की तरफ बढ़ा। वो एक आम सा होटल था। एक लड़का एक तरफ बने हुए सिंक पर बर्तन धोने में मसरूफ़ था। उसने जीन की पतलून और टी शर्ट पहनी हुई थी। हल्की हल्की आवाज़ में इंडियन गाना भी चल रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास पहुंचा तो वो अचानक यूं चौंका जैसे उसने बदरू देख ली हो। मेरी हालत दगरगूं थी, इसलिए उसका खौफजदा होना बनता था। उसने बर्तन धोने रोक दिए। सिंक के साथ ही एक मेज़ पर झूठे बर्तनों का ढेर पड़ा था, जिनमें से उसने कुछ बर्तन धो लिए थे। बाकी बर्तनों पर वो साबुन लगा रहा था। उसके हाथ में एक साफ़ी भी थी। सुनो, मुझसे मत डरो, मैंने हाथ उठाकर नरम लहजे में कहा। रिवॉल्वर मैंने पहले ही पतलून की जेब में रख लिया था। कौन हो तुम? लड़के ने पुरगौर नज़रों से मेरा जायज़ा लेते हुए पूछा। उसकी उम्र 14 या 15 साल होगी। उसकी रंगत गहरी सांवली थी, होंठ काले थे। अभी उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी। ये टैक्सी किसकी है? मैंने टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहीं जाना है, मैंने कहा, और इरादी तौर पर मैंने मुड़कर भी देख लिया, लेकिन दूर दूर तक किसी जीरू के आसार दिखाई न दिए।
दयाल सिंह तो सो रहा है, लड़के ने जवाबन कहा। तुमने कहाँ जाना है? मुझे तो तुम। कहते कहते वो रुक गया। देखो मैं इस वक्त कष्ट में हूँ, मैंने कहा। मेरे पास सवारी भी नहीं है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। अगर तुम एक कृपा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। क्या करूँ? लड़के ने दरियाफ्त किया। दयाल सिंह को बुला कर लाओ, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मैंने उसे लालच देते हुए कहा। मेरे पास इंडियन करेंसी थी। फिर मैंने जेब से 100 का नोट निकाल कर उसके हाथ में रख दिया तो लड़के की आंखों में चमक उभर आई। उसने नोट अपनी पतलून की जेब में मुंतकिल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं दयाल सिंह को जगा कर आता हूँ। वैसे वो इस वक्त कहीं जाता नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे डबल किराया दोगे तो वो चल पड़ेगा। मैं डबल किराया दे दूंगा, मैंने हामी भरते हुए कहा। तुम उसे बुला लाओ। लड़के ने साफ़ी सिंक पर रखी और हाथ धोने के बाद सीढ़ियों की तरफ चला गया, जिसके साथ ही छोटी सी एक राहदारी थी। मैंने एक बार फिर कुर्बो जवार का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान की सांस ली। सामने की दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई थी जिस पर रात के 1:45 का वक्त था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ फेरा तो दर्द की एक शदीद टीस उठी। मेरी पेशानी पर छोटा सा एक घूमड़ बना हुआ था। ये उसी का नतीजा था जब पांडे ने मेरा सर दरख्त पर मारा था। एक दीवार पर धुंधला सा आईना भी लगा हुआ था। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लिया। मेरी पेशानी पर घूमड़ बन चुका था जिस पर नील भी पड़ गया था। कुछ ही देर के बाद उस लड़के के साथ एक नौजवान आ गया। उसकी दाढ़ी और मूछें काफ़ी घनी थीं। उसने शलवार पजामा और कुर्ता पहना हुआ था। सर पर सिखों वाली रिवायती पगड़ी थी। नींद से जगाने के बायस उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो ठिगने कद का सिख था। वो दयाल सिंह था। वो चंद लम्हे पुरगौर नज़रों से मेरा जायज़ा लेता रहा, फिर बोला, इतनी रात को किधर जाना है सरकार? उसके लहजे में हल्की सी नागवारी भी थी। मैंने उसे गौर से देखा। बेवक्त जगाने पर उसके चेहरे पर भी नागवारी के तासुरात मौजूद थे। जाहिरी बात थी, मैंने उसे सोते में उठवाया था तो उसने गुस्सा तो होना ही था। मैंने उसे मज़ाफ़ाती इलाके करतारपुर की तरफ जाने का बताया तो वो सोच में पड़ गया। फिर उसने डबल किराया मांगा तो मैंने हामी भर ली। मैंने लड़के को भी इनाम के तौर पर कुछ और पैसे दिए तो वो भी खुश हो गया। फिर दयाल सिंह के साथ मैं रवाना हो गया। कुछ देर तक तो वो खामोश बैठा ड्राइविंग करता रहा। फिर उसने दलेर मेहदी का गाना लगा दिया। मुझे इल्म नहीं था कि जिस इलाके से हम मज़ाफ़ात की तरफ जा रहे थे वहाँ तक कितना फ़ासला था, मगर मैं दयाल सिंह को भी एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। कहीं वो मेरे लिए मुश्किल पैदा ना कर दे। मैं जैक के बारे में सोचने लगा। मुझे उसकी मौत का बेहद दुख था। ये परेशानी भी दामनगीर थी कि जब मैं हार्वे को जैक की मौत के बारे में बताऊंगा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। यकीनन वो मुझ पर गुस्सा करेगा। ये मेरा क्यास था। राजेश को तो मैं जहन्नुम वासिल कर चुका था। जैक की कातला ज्योति को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने खुद से तहैया कर लिया था। दलेर मेहदी का एक गाना तो ख़त्म हो गया था, अब दूसरा चल पड़ा था, लेकिन मेरी तवज्जो गाने की तरफ नहीं थी। सरकार बोर ते नहीं हो रहे? दफ़ातन दयाल सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैं ख़यालात की दुनिया से निकल आया। नहीं, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। पता नहीं उसने क्यों पूछा था। सरकार क्या तवानू गाने शाने पसंद हैं? उसने दोबारा पूछा। शायद वो बहुत बातूनी था। हालांकि जब लड़का उसे जगा कर लाया था तो उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। अब उसे देख कर लगता ही नहीं था कि ये वही दयाल सिंह है। ज़्यादा नहीं, मैंने जवाबन कहा, कभी कभी सुन लेता हूँ। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद जब टैक्सी मज़ाफ़ात की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ी तो मैंने सुख का सांस लिया। ये रास्ता मेरा देखा भाला था, इसलिए अब मुझे ये परेशानी नहीं थी कि दीपक बाबू या उसके गुर्गे मुझे तलाश कर पाएंगे। अगरचे रामू कैद में था और जितनी मर्जी कोशिश कर लेता वो तहखाने से बाहर नहीं निकल सकता था। अभी तो मैंने रामू से भी निपटना था, जिसकी वजह से मैं और जैक ना सिर्फ दीपक के जाल में फंसे थे, बल्कि जैक अपनी जान से भी हाथ धो बैठा था, जिसका मुझे बेहद दुख और मलाल था। सरकार, तुसी करतारपुर में कहाँ उतरना है? दयाल सिंह ने पूछा। इस इलाके का नाम करतारपुर ही था जहाँ हार्वे की मलकियती इमारत थी। जहाँ उतरना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने जवाबन कहा तो दयाल सिंह ने इस बात में सर हिला दिया। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसने पूछा, सरकार क्या तुसी रोज़ ही करतारपुर जाते और शहर आते हो? मुझे उसके बोलने पर उकताहट हुई। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद दोबारा बोल पड़ता था। मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, नहीं, हफ्ते में 1 दिन घर जाता हूँ। आज चूँकि काम ज़्यादा था इसलिए ओवर टाइम लगाना पड़ा और देर हो गई। दयाल सिंह ने सर हिला दिया। थोड़ी ही दूर आने के बाद हमें एक ट्रक दिखाई दिया जो सुबह रफ्तारी से दौड़ता हुआ आ रहा था और चंद लम्हों के बाद टैक्सी क्रॉस कर गया। सड़क के दाएं बाएं खेत थे जो अंधेरे में डूबे हुए थे।